1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन आजादी केवल सीमा की नहीं होती, आजादी मानसिकता की भी। और मानसिकता बदलने में पीढ़ियां लगती हैं। गुर्जर समाज उस समय एक ऐतिहासिक स्मृति लेकर खड़ा था, सत्ता की स्मृति, साम्राज्य की स्मृति, मध्यकालीन संघर्ष की स्मृति, ब्रिटिश भूमि पुनर्गठन की स्मृति। लेकिन अब तलवार का समय समाप्त हो चुका था, अब लोकतंत्र का समय था। अब प्रश्न यह नहीं था कि कौन शासन करेगा, प्रश्न यह था कि कौन प्रतिनिधित्व करेगा। स्वतंत्र भारत के प्रारंभिक दशकों में गुर्जर समाज मुख्यतः ग्रामीण ढांचे में था। भूमि आधारित अर्थव्यवस्था, पशुपालन और कृषि का संतुलन, स्थानीय प्रभाव लेकिन सीमित राष्ट्रीय उपस्थिति। संविधान ने समान अधिकार दिए, लेकिन अधिकारों की वास्तविकता ताकत उन तक पहुंच में होती है। भूमि सुधार लागू हुए, राजस्व व्यवस्था बदली, हरित क्रांति आई, लेकिन हर क्षेत्र ने समान लाभ नहीं पाया। यहीं से पहला वास्तविक संक्रमण शुरू हुआ। एक पीढ़ी खेत में रही, दूसरी पीढ़ी स्कूल गई, तीसरी ने शहर की ओर देखा। और अब एक प्रश्न उभरा कि अगर भूमि स्थिर है तो भविष्य कहां से आएगा। यहीं से शिक्षा की दिशा खुली, धीरे धीरे सामाजिक संरचना बदलने लगी। गांव से शहर की ओर प्रवास, कृषि से सेवा क्षेत्र की ओर झुकाव। लेकिन एक बात स्थिर रही, वो था संगठन। गुर्जर समाज ऐतिहासिक रूप से संगठित रहा है। लोकतंत्र में यही शक्ति रूप में उभरी। पंचायतों में प्रतिनिधित्व, जिला स्तर पर प्रभाव और राज्य राजनीति में भागीदारी। अब सोचिए, अगर किसी समाज के पास भूमि हो लेकिन शिक्षा सीमित हो, तो क्या वह स्थायी प्रभाव बना सकता है? या ठहरिए, मन में उत्तर खोजिए। अब दूसरा प्रश्न है कि अगर किसी समाज की ऐतिहासिक स्मृति मजबूत हो, लेकिन आधुनिक संस्थाओं में उसकी उपस्थिति कम हो, तो उसे क्या प्राथमिकता देनी चाहिए, इतिहास या संस्थागत भागीदारी? यही द्वंद्व स्वतंत्र भारत में गुर्जर समाज के सामने था। 1990 के बाद आर्थिक उदारीकरण आया, निजी क्षेत्र खुला, शहर विस्तृत हुए, नई नौकरियां उभरी। अब पहचान केवल ग्रामीण नहीं रही, नई पीढ़ी इंजीनियर बनी, शिक्षक बनी, पुलिस और सेना में आई, व्यवसाय में उतरी। लेकिन हर बदलाव संतुलित नहीं था। कहीं अवसर अधिक थे, कहीं संसाधन कम, कहीं राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ा, कहीं आंतरिक विभाजन भी उभरे। और फिर आया आरक्षण का प्रश्न। इसे केवल आंदोलन के रूप में देखना सरल होगा, लेकिन वास्तविकता जटिल है। आरक्षण का प्रश्न मूलतः प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, प्रतिस्पर्धा का प्रश्न है, समान अवसर का प्रश्न है। जब कोई समाज महसूस करता है कि वह संस्थागत ढांचों में पीछे है, तो वह लोकतंत्र साधनों का उपयोग करता है। प्रदर्शन, मांग, राजनीतिक वार्ता या भावनाएं नहीं, विश्लेषण जरूरी है। एक समाज को स्थायी रूप से मजबूत क्या बनाता है, अतीत की स्मृति या वर्तमान की संस्थागत उपस्थिति? फिर एक और विचार कीजिए, अगर किसी समाज के पास राजनीतिक प्रतिनिधि हो लेकिन शिक्षा और आर्थिक विस्तार कम हो, तो क्या वह दीर्घ काल में मजबूत रह सकता है? और यदि शिक्षा हो लेकिन संगठन ना हो, तो क्या प्रभाव स्थायी रहेगा? उत्तर स्पष्ट नहीं है, लेकिन दिशा स्पष्ट है। 21वीं सदी में गुर्जर समाज दो दिशाओं में आगे बढ़ रहा है, एक आधुनिकता और दूसरी ऐतिहासिक पुनर्स्मरण। डिजिटल मंचों पर चर्चा बढ़ी, युवा इतिहास पढ़ रहे हैं, सामाजिक आयोजन नए रूप ले रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इतिहास प्रेरणा बने, उकसावा नहीं। सत्ता की स्मृति आत्मविश्वास दे सकती है, लेकिन भविष्य संस्थाओं से बनता है। आज का गुर्जर समाज एक रूप नहीं है। राजस्थान की परिस्थितियां अलग हैं, उत्तर प्रदेश की अलग, हरियाणा और दिल्ली की अलग। बस विविधता को समझे बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी हो। लेकिन एक सत्य स्पष्ट है, गुर्जर समाज समाप्त नहीं हुआ, वह रूपांतरित हुआ। साम्राज्य से समाज, समाज से लोकतंत्र और लोकतंत्र से प्रतिस्पर्धा, नागरिकता। यह यात्रा अभी पूर्ण नहीं हुई। क्या आने वाली पीढ़ी इतिहास को भावनात्मक नारे में बदलेगी या उसे विकास की रणनीति में बदलेगी? यही भविष्य तय होगा। और यही वह बिंदु है जहां से हमारी श्रृंखला एक नए चरण में प्रवेश करेगी।
अगले वीडियो में हम इसी विश्लेषणात्मक मॉडल को दूसरे समाज पर लागू करेंगे, राजपूत समाज की उत्पत्ति से लेकर आधुनिक राजनीतिक और सामाजिक पहचान तक। हम तुलना नहीं करेंगे, हम परतें खोलेंगे, क्योंकि जब तक भारत के समाजों को एक साथ समझा नहीं जाएगा तब तक सामाजिक इतिहास अधूरा रहेगा। यह यात्रा अभी शुरू हुई है।